हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री मेजर का हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 टू 1945 इसके यूनिट 2 इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यूनिट 2 का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है यूरोपियन पॉलिटिक्स 1870 टू 1918 ये हम जानेंगे इस वीडियो में। मतलब यूरोप की जो राजनीति थी उसकी क्या स्थिति रही 1870 से 1918 के बीच में, वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं 1870 से 1918 तक यूरोपीय राजनीति की प्रमुख घटनाएं, स्थितियां, विशेषताएं तथा समस्याएं। अगर हम बात करें यूरोप की राजनीति की तो 1870 से 1918 का जो टाइम पीरियड था, समयांतराल था, उस दौरान यूरोप में कई बड़े बड़े राजनीतिक तथा सामाजिक बदलाव हुए। काफ़ी ऐसे परिवर्तन हुए, काफ़ी ऐसे चेंजेस हुए जिन्होंने यूरोप की राजनीति को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। ठीक है, काफ़ी मतलब बदलाव हुए थे 1870 से 1918 के बीच में यूरोप की राजनीति में। इस समय की सबसे मुख्य अगर हम राजनीतिक घटना की बात करें तो वो थी जर्मनी का एकीकरण। 1870 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। उसके बाद इटली का एकीकरण हुआ। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, बाल्कन संकट, प्रथम विश्व युद्ध, ये कुछ मुख्य घटनाएं थी जो कि 1870 से 1918 के बीच में घटित हुई थी तथा यूरोप की राजनीति में इन घटनाओं ने काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, यूरोप की राजनीति का जो इतिहास है वो इन्हीं सब घटनाओं की वजह से प्रसिद्ध हुआ है। 1870 से 1918 के बीच में ये जो घटनाएं घटित हुई थी, इन्हीं घटनाओं ने यूरोप की राजनीति को पूरी दुनिया में लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, लोगों को इसके बारे में बताया। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद तथा एकीकरण की लहर। तो जैसे कि आपको पता है 1870 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, 1870 से पहले जर्मनी जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अब जर्मनी जो था वो काफ़ी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण आपने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। इटली के एकीकरण के बारे में भी तब हमने जाना था एंड जर्मनी के एकीकरण के बारे में भी। इस वीडियो में हम जस्ट थोड़ा सा आइडिया लेंगे क्योंकि यूरोप की राजनीति के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि 1870 से 1918 के बीच में यूरोप की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, यूरोप की राजनीतिक इतिहास में क्या क्या समस्याएं उस दौरान देखी जाती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 1870 से 1918 के बीच में यूरोप की राजनीति जो थी उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो जस्ट इस वीडियो में हम थोड़ा आइडिया लेंगे। जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो 1871 में ये हुआ था। 1870 से पहले जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 1860 के दशक में प्रशिया के चांसलर जो थे ओटो वोन बिस्मार्क, उन्होंने क्या किया, 3 युद्ध किए एंड उन 3 युद्धों के माध्यम से जर्मनी को एकीकृत किया। ठीक है, एकीकरण एक तरीके से क्या होता है, एक कर देना। ठीक है, एकीकरण का मतलब आप मान सकते हैं एक कर देना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा उस टाइम पर जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो जब जर्मनी के सभी छोटे छोटे राज्य जो कि अलग अलग थे, जो कि सेपरेट थे, जब उन सभी छोटे छोटे राज्यों को एक कर दिया एंड एक देश का निर्माण किया तो उसी को एकीकरण कहा जाता है। तो एकीकरण बेसिकली और कुछ नहीं था, जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य थे उन सबको एक कर दिया गया, उन सबको जोड़ दिया गया एंड जोड़कर एक देश बना जर्मनी। ठीक है, अब ये जो एकीकरण था इसमें सबसे मुख्य भूमिका प्रशिया के चांसलर ओटो वोन बिस्मार्क ने निभाई थी। ठीक है, उन्होंने 3 युद्ध किए थे। 1864 में डेनमार्क के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया। इसमें प्रशिया और ऑस्ट्रिया जो था उसने मिलकर डेनमार्क को हराया। उसके बाद 1866 में एक युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया प्रशिया युद्ध। इस युद्ध में प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया तथा उत्तरी जर्मन राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद 1870-71 में फ्रांस प्रशिया युद्ध होता है जिसमें प्रशिया जो है उसने फ्रांस को हराकर जर्मनी को एकीकृत किया।
तो ये तीनों युद्ध जो थे, ये जो 3 युद्ध हुए थे, तीनों युद्धों में सबसे मुख्य भूमिका प्रशिया की देखी गई। एंड प्रशिया की भूमिका में भी सबसे मुख्य भूमिका ओटो वन बिस्मार्क की थी। ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क ने ही ये तीनों युद्ध लड़े थे। एंड उन्होंने पहले डेनमार्क को हराया, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया, एंड देन उन्होंने फ्रांस को हराया। ठीक है, एंड इस तरीके से जर्मनी को एकीकृत कर दिया। इसके बाद 1871 में वर्साई में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। उसके बाद फिर होता है इटली का एकीकरण। इटली जो था वो भी उस टाइम पर छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसके एकीकरण में 3 मुख्य नेता थे जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। एक तो थे ज्यूसेप्पे मैज़िनी। ज्यूसेप्पे मैज़िनी जो थे उन्होंने यंग इटली आंदोलन चलाया, जिससे लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना फैली। जब लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना तीव्र हुई तो लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमको एक होना है। ठीक है, लोगों ने अब एकीकरण के लिए आवाज़ उठाने शुरू कर दी। अब लोगों ने खुद डिमांड की, लोगों ने खुद मांग की कि उनको इटली को एकीकृत करना है। तो इस तरीके से ज्यूसेप्पे मैज़िनी जो थे उन्होंने यूथ को, मतलब कि जो उस टाइम पर जनता थी, जो यंग पीपल थे, जो लोग थे, युवा लोग थे, उनको राष्ट्रवादी बनाने में, उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना तीव्र करने में तथा उनके मन में एकीकरण की मांग विकसित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी ज्यूसेप्पे मैज़िनी ने। ठीक है, यंग इटली आंदोलन उन्होंने चलाया था। दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे काउंट कैवोर। उन्होंने उत्तर इटली को एकीकृत किया था। एंड थर्ड थे गैरिबाल्डी, जिन्होंने दक्षिण इटली का एकीकरण किया। 1871 में रोम को इटली की राजधानी बनाया गया तथा इटली भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो इस तरीके से इटली का भी एकीकरण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट उस टाइम पर हमें क्या देखने को मिलता है यूरोपीय राजनीति में? साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद। 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय देशों ने एशिया तथा अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाए। यूरोपीय देश जो थे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय जो देश थे वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। एंड उन्होंने ही साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की पहल की थी। ठीक है, यूरोपीय देशों ने एशिया तथा अफ्रीका में जाकर जो गरीब देश थे उनको अपना उपनिवेश बनाया, अपना गुलाम बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना तथा व्यापार को बढ़ाना। वे चाहते थे कि जो एशिया व अफ्रीका के गरीब देश है उनका शोषण करें, वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका लाभ उठाएं। एंड ये तभी हो सकता है जब वो उसको अपना उपनिवेश बना ले। इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो भी भारत में भी आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलोनीज बनने लग गई, उपनिवेश बनाए गए। एंड इसका उद्देश्य एकमात्र था प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तथा व्यापार को बढ़ाना। आइए अब हम देखते हैं उपनिवेशवाद के कारण क्या थे, क्यों उपनिवेशवाद अपने चरम पर पहुंच गया था 19वीं 20वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं से 20वीं सदी में। तो देखिए, उपनिवेशवाद जिसको हम साम्राज्यवाद भी बोल सकते हैं एक तरीके से, इसके कई कारण थे। पहला था औद्योगिक क्रांति। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, औद्योगिक क्रांति हो गई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, मशीनें आ गई। एंड मशीनों से उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ पहले हाथ से 10 चीज़ें बनती थी, अब 100 चीज़ें बनने लगी मशीन से। एक ही टाइम पर ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया, ज़्यादा उत्पादन होने लग गया। उत्पादन ज़्यादा हो गया था लेकिन डिमांड उतनी की उतनी थी। तो इसलिए ज़रूरत थी कि जो एक्सेस उत्पाद है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं, जो अति उत्पादन हुआ है, उसको दूसरे देशों में बेचा जाए। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जो भी उत्पाद बनाए गए हैं जो कि एक्स्ट्रा है, जिसकी हमारी कंट्री में डिमांड उतनी नहीं है, उसको विदेशों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर बेचा जाए। ठीक है, इसीलिए यूरोपीय देश जो थे उनको क्या चाहिए था, एक बाजार चाहिए था जहाँ पर वो अपने तैयार माल को बेच सकें। इसके अलावा यूरोपीय देशों को कच्चा माल भी चाहिए था। एंड कच्चा माल जो था वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर अवेलेबल था, एशिया और अफ्रीका के देशों में। ठीक है, इसीलिए
यूरोपियंस जो थे, यूरोपीय देश जो थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो व्यापार के लिए एशिया तथा अफ्रीका के देशों में जाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो उनको लगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मासूम हैं, एंड उन्होंने क्या किया, उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली हम उपनिवेशवाद का मुख्य जो कारण था वो औद्योगिक क्रांति को मान सकते हैं। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उत्पादन बढ़ा तो बाजार की ज़रूरत पड़ी, एंड बाजार के लिए यूरोपियन जो देश थे उन्होंने खोज करनी शुरू कर दी, एंड फिर वो एशिया व अफ्रीका में पहुंचे। एशिया व अफ्रीका के देशों में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनको कच्चा माल भी मिल रहा है, एंड वहाँ पर लोग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छे से बिक सकता है। तो उनको एक ऐसा देश मिल गया एशिया और अफ्रीका में आकर, जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, अपने तैयार माल को बेच सकते हैं, बाजार मिल गया उनको। एंड वहाँ पर क्योंकि प्राकृतिक संसाधन प्रचुरता में थे तो उनको कच्चा माल भी मिल रहा था, तो इसलिए उन्होंने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। नेक्स्ट जो रीज़न था वो था राष्ट्रवाद। हर देश चाहता था अपनी ताकत बढ़ाना, एंड ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपना उपनिवेश बना लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है सैन्य शक्ति। नौसेना तथा सेना के लिए रणनीतिक ठिकानों की ज़रूरत थी। सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए भी उपनिवेशवाद का चलन आया। ठीक है, क्योंकि जो भी देश दूसरे देश को उपनिवेश बनाता था उस देश के लोगों पर भी उसी कंट्री का क्या हो जाता था, नियंत्रण हो जाता था। जैसे यूरोपियन देश एशिया व अफ्रीका के देशों को जब अपना उपनिवेश बनाते थे तो एशिया और अफ्रीका के जो भी लोग थे उन पर भी उनका नियंत्रण हो जाता था, यूरोपियंस का नियंत्रण हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से नौसेना व सेना के लिए रणनीतिक ठिकानों की ज़रूरत भी पूरी हो गई उपनिवेश बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक व सांस्कृतिक कारण। यूरोप के लोग खुद को श्रेष्ठ मानते थे तथा अपनी संस्कृति को फैलाना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कारण थे उपनिवेशवाद के। आइए अब हम देखते हैं प्रमुख औपनिवेशिक शक्तियाँ। फर्स्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो था उसने कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया, जैसे भारत, इजिप्ट यानी कि मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन सबको ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया। फ्रांस जो था ये भी एक बहुत बड़ी औपनिवेशिक शक्ति थी। फ्रांस ने भी कई देशों पर कब्जा किया था, जैसे अल्जीरिया, वियतनाम, पश्चिमी अफ्रीका एटसेट्रा। जर्मनी ने अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर के द्वीपों पर अधिकार जमाया। इटली ने लीबिया तथा इथियोपिया को जीतने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख औपनिवेशिक शक्तियां थी जिन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या किया, उपनिवेश बनाना शुरू किया। इसके अलावा बाल्कन संकट तथा प्रथम विश्व युद्ध जो था ये भी यूरोपीय राजनीति की बहुत ही मुख्य घटना मानी जाती है। बाल्कन संकट जो कि 1908 से 1913 तक रहा था। बाल्कन संकट जो था ये क्या था, इसमें बाल्कन के जो क्षेत्र थे वहाँ पर लगातार ऑस्ट्रिया हंगरी तथा रूस का प्रभाव बढ़ रहा था। ठीक है, एंड 1912 और 1913 में क्या होता है, बाल्कन में युद्ध हो जाता है। ठीक है, जिसमें सर्बिया तथा उसके सहयोगियों ने ओटोमन साम्राज्य को हराने का प्रयास किया। इससे ऑस्ट्रिया हंगरी तथा जर्मनी जो था उसको खतरा महसूस हुआ। तो ये एक तरीके से 1908 से 1913 के बीच में युद्ध ही हुआ था बाल्कन में। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस ये बताना चाहिए कि यूरोपीय राजनीति की एक जो मुख्य घटना थी उसमें बाल्कन संकट भी शामिल है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के अगर हम कारण देखें तो पहला था साम्राज्यवाद। यूरोपीय देश आपस में उपनिवेशों को लेकर लड़ गए थे। ठीक है, कुछ शक्तिशाली जो उपनिवेशिक देश थे जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, ये सब आपस में क्या कर रहे थे, लड़ गए थे। क्यों लड़ गए थे, उपनिवेशों को लेकर। ठीक है, हर देश चाहता था, हर औपनिवेशिक शक्ति चाहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाए। ठीक है,
तो साम्राज्यवाद के कारण भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यूरोपीय देश आपस में उपनिवेशों को लेकर लड़ गए थे। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद, हर देश खुद को श्रेष्ठ मानता था। नेक्स्ट है सैन्यवाद, देशों ने अपनी सेनाएं बढ़ानी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो जब एक देश अपनी सेनाएं बढ़ा रहा था तो दूसरे जो देश थे उनको आपस में खतरा महसूस हो रहा था कि ये देश अपनी सेनाएं क्यों बढ़ा रहे हैं, कहीं हमारे ऊपर हमला करने के लिए तो नहीं बढ़ा रहा। तो इस तरीके से एक आशंका, एक डर का माहौल था। ठीक है, सैन्यवाद के कारण भी कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध हुआ। देश जो थे, सारे देश अपनी सेनाएं बढ़ा गए थे एंड सभी देश जो थे एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। नेक्स्ट है गठबंधन प्रणाली, यूरोप दो गुटों में बट गया था एंड वो दोनों गुट जो थे वो आपस में क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा सरायेवो हत्याकांड जो कि 1914 में हुआ था, इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार थे आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, उनकी हत्या सर्बिया के एक युवक गवरीलो प्रिंसिप ने कर दी। इसके बाद फिर युद्ध शुरू हो गया। तो ये जो हत्याकांड हुआ था इसने भी काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई थी युद्ध में। ठीक है, युद्ध की शुरुआत में। आइए अब हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। 1914 में जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया एंड फिर ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ा। 1915 में इटली मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ। 1917 में अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ एंड 1918 में जर्मनी ने हार मान ली तथा युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो युद्ध था ये कैसे समाप्त हुआ था, जर्मनी के हार मानने के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव देखे क्या हुए, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, जर्मनी पर भारी प्रतिबंध लगाए गए एंड जर्मनी जो था उसको सोल रिस्पॉन्सिबल माना गया युद्ध के पीछे। ठीक है, ये माना गया कि जो जर्मनी था यही मुख्य था युद्ध शुरू करने के पीछे, युद्ध स्टार्ट करने के पीछे। ठीक है, 1919 में वर्साई की संधि हुई जिससे जर्मनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आइए अब देखते हैं यूरोपीय राजनीति की समस्याएं क्या क्या थी। पहला है राजनीतिक अस्थिरता, कई देशों में क्रांतियां तथा विद्रोह हुए। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक संकट, युद्धों के कारण यूरोपीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई जिसकी वजह से आर्थिक संकट आ गए। मजदूर तथा किसान असंतुष्ट थे, सामाजिक असंतोष हर जगह फैला हुआ था। नई विचारधाराओं का उदय हुआ जैसे समाजवाद व साम्यवाद। ठीक है, आइए निष्कर्ष देखते हैं। 1870 से 1918 के बीच यूरोप में बड़े बदलाव हुए। राष्ट्रवाद के कारण नए देश बने, लेकिन साम्राज्यवाद व शक्ति संतुलन की राजनीति ने तनाव भी बढ़ाया। बाल्कन संकट तथा गठबंधन प्रणाली ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया जिसने यूरोपीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। तो ये कुछ मुख्य घटनाएं थी जो कि घटित हुई थी 1870 से 1918 के बीच में यूरोपीय राजनीति में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।